तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मायोसिस का स्टेज। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Meiosis is a type of cell division that results in four daughter cells, each with the half number of chromosomes of the parent cell. इसमें आप ये देखेंगे कि जो मायोसिस का स्टेज है इसमें फोर डॉटर सेल का निर्माण होता है, पर माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था कि उसमें टू डॉटर सेल निर्माण हो रहे हैं और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो उसमें भी मतलब इक्वल नंबर ऑफ सेल्स जो है पेरेंट सेल से आए हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, तो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है इन विच सिंगल सेल डिवाइडेड ट्वाइस टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे जो सिंगल सेल है वो दो बार डिवाइड होगा और फोर हैप्लॉइड सेल का निर्माण करेगा। दिस सेल आर गैमेट्स, sperms in male and egg in female. The process of mitosis is divided into two stage. Each stage is subdivided into several phases. ठीक है, यहाँ पे जो है हर स्टेज जो है बहुत सारे फेजेस में डिवाइडेड है। जैसे प्रोफेज को हम अगर डीपली पढ़ने जाएं तो इसमें 5 फेजेस होते हैं, तो इसको हम इतना डीप डाउन नहीं देखेंगे, मैं बस आपको समझाती जाऊंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सीरियल और साइटोकाइनोसिस जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, PMAT, और फिर साइनोकाइनोसिस, और फिर उसके बाद माइटोसिस का जो सेकेंड स्टेज होगा उसमें भी सेम स्टेज होंगे, बस उसका नाम दूसरा होगा। प्रोफेज 2, प्रोफेज मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और साइटोकाइनोसिस। ठीक है, तो यहाँ तक इसका बेसिक इंस्ट्रक्शन था। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सेल डिवीजन होता है ठीक है, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ये सब चीज आप नोट करते जाएंगे। और जैसे कि एक सेकेंड, हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था वो सोमाटाइक सेल डिवीजन होता है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ मियोसिस का फेज 1। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर इन्वेलप, एक बार वापस से चलते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है टूट जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है फर्स्ट स्टेज में, क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस होना शुरू करते हैं और स्पिंडल फाइबर अपेयर होना शुरू होते हैं। ठीक है, और फिर इसी का प्रोमेटाफेज 2, मतलब ये प्रोफेज भी है और मेटाफेज का जो बिटवीन पार्ट है इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट सेंट्रोमियर। तो ये यहाँ पे कुछ स्किप कर दिया गया है, एक बार देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, इसमें 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होते हैं और थीन थ्रेड लाइक फाइबर में टूट जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम सफिशिएंट नहीं है, हम जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बस आप सुनते जाइए कि इसमें थीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये पेयरिंग का प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये जो सिंगल क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर करते हैं। ठीक है, और फिर निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ABC। अब देखिए जब ये चेंज होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, तो ये दो अलग अलग सिस्टर सेल बन जाते हैं। ये एक अलग जीन का निर्माण करते हैं और ये जो है एक अलग जीन का निर्माण करते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोजेनियस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे ये चीज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेम जैसे हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि ये सब स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं मेटाफेज में। फिर एनाफेज में क्या होता है, ये जो है सेपरेट हो जाते हैं। और फिर टेलोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो ये निर्माण हुआ है इसको जो स्पिंडल फाइबर बोलते हैं वो जो है अलग अलग टूट के एक ही सेल के अंदर दो फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियर एनवलप अलग अलग रिफॉर्म हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस में हमने जैसा पढ़ा था कि वो दो, उसमें जो साइटोसोल है वो टूट जाता है और दो आइडेंटिकल हेप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल। अब यही चीज इसमें एक बार देखेंगे, इसमें जो है दो आइडेंटिकल
डिप्लॉयड सेल बने थे। पर इसमें जो है, चूंकि हम लोगों ने ये देखा कि जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर पेयर कर रहे हैं, जिसको साइनेप्सिस कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये अलग जीन का निर्माण कर रहा है और ये जो है अलग जीन का निर्माण कर रहा है। इसके कारण ही माता पिता से बच्चों के कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है। और आप देखेंगे कि जैसे आप लोग दो भाई बहन हैं, तो आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेम टू सेम आपके भाई या बहन के अंदर नहीं रहती, क्योंकि उस समय जो है ये जीन्स अलग अलग निर्माण हो चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? मैम इसमें आपने पहले कहा था ना कि 4 में होता है, 4 डॉटर हाँ, सेल में, तो यहाँ चार पे होता है। अभी दो ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ माइटोसिस फेज 1 पढ़ा है, अभी फेज 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पहले फेज 1 में तो ये हो गया, अब फेज 2 में क्या होता है देखते हैं। देखिए फेज 2 में चलिए, फेज 2 में क्या है, फिर से प्रोफेज आया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमारे पास सिंगल था, ये दो बन चुका है, अब ये डबल जो है फिर से निर्माण करेगा। क्रोमेटिन फिर कंडेंस हुआ, न्यूक्लियर एनवलप फिर डिसइंटीग्रेट हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रोमियर्स जो है इंटीग्रेट हुए आइदर पोल्स में, और फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर रिफॉर्म हुआ। ये प्रोफेज में ये इतना सारी चीजें हो गई। ठीक है, मेटाफेज में आ गए। मेटाफेज में क्या होता है, इक्विट मतलब जो नॉर्थ पोल साउथ पोल टाइप्स में वो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर अपना भेजना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये बीच में आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिन जो है एक्स फॉर्म में जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, और फिर साइड साइड में ये देखिए ये टूट गए और फिर दो अलग का निर्माण किए। टेलोफेज में क्या होता है, फिर से न्यूक्लियर एनवलप इन्वॉल्व बन गया और फिर स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो गया। और जो साइटोप्लाज्म है इसमें सेल जो है डिवाइड हो गया 4 नॉन आइडेंटिकल हेप्लॉइड सेल में। ये देखिए ये 4 नॉन आइडेंटिकल हेप्लॉइड सेल बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये स्टेज पता नहीं अभी आप लोग को कितनी समझ में आई होगी, पर जब एक बार हम वीडियो देखेंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो कंप्लीट देखी होंगी वो लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये चीजें कैसे होती है जब 3D एनिमेशन फॉर्म में देखते हैं। आप लोग को अब बताइए कितना समझ में आया और नहीं समझ में आया, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सब मीटिंग लेफ्ट करते जा रहे हैं, समझ क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो फिर गायब हो रहे हैं क्या सब? अदिति कुछ समझ आया? अदिति क्लास में हो? जी दीदी। क्या समझ में आया बताइए तो फिर माइटोसिस में। दीदी माइटोसिस में थोड़ा थोड़ा समझ आया, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट क्लास ही ली है, अभी ले नहीं पा रही थी मैं। अच्छा ठीक है। रिया आप लोगों को समझ में आया? रिया, लता, किरण, काजल, मनीषा, फिर उस हिसाब से हम इसको फिर आ, जितना समझ में आया एक बार मैं स्लाइड प्रेजेंट करती हूँ, अपने शब्दों में कहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप लोग को कुछ तो समझ में आया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इतना इसमें डीप नहीं पढ़ना है हमें कि क्या क्या प्रोसेस होता है, बस हमें ये जानना है कि माइटोसिस के प्रोसेस में 4 जो है हेप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम में बस यही पूछेगा ना तो आप लोग को बताना है, और ये प्रोसेस आपके जो वीडियोज हैं उसको आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एक 3D एनिमेशन हमेशा रहना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप तुरंत टिक कर सकें। ठीक है, तो एक बार मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग अपने शब्दों में बताइएगा कि आपको क्या समझ में है, सिर्फ डायग्राम को देख के। ठीक है, फिर जो गलत होगा मैं करेक्ट कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। रिया तुम बोलना शुरू करो, फिर लता, कौन कौन है मैं नाम याद कर लेती हूँ, किरण, मनीषा, काजल, अदिति। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। रिया तुम मैम इसमें बोलना। आपने बताया कि मियोसिस में जो 2 बार होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो हम्म, जो पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज 1 में हम्म, प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, और उसके बाद वो अटैच हो जाता है उसके हम्म, बाद प्रोफेज में, ठीक है। मेटाफेज में, और फिर उसके एक बाद वो सेकेंड, अब मनीषा को बताने दो ना। मनीषा अब बोलो आप। सब मैम ध्यान। जो हाँ,
मैम जो प्रोफेज 1 है उसमें होता है मेनली जो हमारा डीएनए या क्रोमोसोम है वो कंडेंस होते हैं हम्म। और प्रो मेटाफेज 2 में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचते हैं, मतलब क्रोमोसोम 2 भागों में डिवाइड होने को जाते हैं उस टाइम पे। और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बीच में आ जाते हैं हम्म। और एनाफेज में वो पुल्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर की ओर दो छोर में। और टीलोफेज में दोनों क्रोमोसोम अलग-अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। टीलोफेज में क्या अलग अलग सेल में डिवाइड हो गए कि टीलोफेज में सिर्फ न्यूक्लियर एनवलप बना है? देखिए मैम नहीं मैम, इन एनवलप बना है न्यूक्लियर का और साइटोकाइनेसिस 1 में 2 सेल्स बने हैं। ठीक है। अब जो बाकी है किरण जी, किरण जी एक्सप्लेन करेंगी। किरण है और कौन कौन है, खुद से ही अपना नाम बोल दो क्योंकि अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कौन कौन है। मैम मुझे तो इतना ही समझ में आया, इसमें 4 सेल का निर्माण होता है और फिर ये मतलब पेयर बनाते हैं और 5 स्टेज होती है इनकी। इतना ही मैंने लिख पाई हूँ बस। ठीक है, और कौन कौन है? किरण जी आप ही है ना जो क्लास के स्टार्टिंग में बोली कि मैं अभी जस्ट आई हूँ करके? हाँ मैम। अब आ गए हैं तो अब ध्यान से सुनिए, ठीक है? अभी कौन है? हाँ जी। काजल और लता बाकी है, ठीक है? काजल आप बोलेंगे, फिर लता मैम जी मेरे को बोलेंगे। नहीं आता ये। अच्छा, नहीं आता। और कौन है एक और? किसने बोला वैसे मैम नहीं है? हाँ। के सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मेन पॉइंट लिख लेती हूँ बस। अच्छा, सब्जेक्ट नहीं है मतलब ये तो सब्जेक्ट है ना, हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट है हमारे। पर मैम शुरू से मैथ्स रहा है और बहुत टाइम से पढ़ाई भी छूटी हुई है अच्छा, इस ठीक है कारण, और योग रहा है। ठीक है। तो ये सब जो है हमारे एक बहाने होते हैं, क्यों पता है? क्योंकि मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से थी, मैंने भी अपनी बैचलर्स की है योग में, मैंने भी मास्टर्स किया है। और आप लोग को ही मैम समझाने के लिए कल रात को मैं 12 बजे तक यही पढ़ रही थी, सुबह में उठ के मैं यही पढ़ रही थी। तो देखो हम मेहनत करेंगे तभी होगा, ठीक है? मैम, तो मेरे नाम याद नहीं होते इतनी नाम नेम सब है याद इनकी। होगा, सब होगा। बस चीजों को आप अटेंटिव रहो, ऐसे एक्सक्यूजेस मत देना कि हमने ये नहीं किया और नहीं होगा करके। सब चीजें जी अपने मैम। करने से ही होते हैं, ठीक है? तो आज के बाद मुझे ये एक्सक्यूज तो प्लीज कहीं सुनने में ना मिलना चाहिए कि हम मैथ्स वाले थे और हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ के पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब है कि आप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो लता जी या काजल जी कौन है जो बता सकते हैं? आप दोनों में से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे टिश्यूज में। जी मैम, मैं ज्यादा तो नहीं समझ पा रही हूँ कि हिंदी मीडियम से हूँ। हम्म। कोशिश कर रही हूँ। हम्म। कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं प्रोफेज में, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ मैम। एक दो बार वीडियो देखूंगी तो शायद कर लूंगी। और कल वाली वीडियो थोड़ा सा देखी खुद थी से आपने? काम अभी नहीं देख पाई मैम। कल गेस्ट आ गए थे और सुबह से अभी वही नाश्ता वाश्ता, तो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाई, पर मैं आज दूंगी, कोशिश करूँ। ठीक है, तो आपको ये कुछ समझ आया? मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए। जितना समझ में है इसको अब साइड में रखते हैं, इसको क्लास के एंड में एक बार वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको बंद करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अभी इसको इतना ही रखते हैं, अब टिश्यूज में चलते हैं, ठीक? अच्छा, यहाँ पे एक सेल, अब सेल को हम खत्म करने वाले हैं, तो सेल के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि सेल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सेल करता क्या क्या है? सेल क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, एस्मिलेशन करता है मतलब स्वयंगीकरण जो आप लोग बोलते हैं, एस्क्रिएशन मतलब उत्सर्जन। सेल जो है अपने शरीर मतलब सेल अपने आप भी एस्क्रिएशन करता है, जैसे हम अपने खाना खाते हैं एस्क्रिएट करते हैं, वैसे ही सेल भी एस्क्रिएशन का काम करता है। सेल का ग्रोथ भी होता है, ग्रोथ जो हमने अभी देखा, सेल साइकिल ही सेल ग्रोथ है। और रिपेयर का काम भी करता है, जो लिपिड्स फॉर्म होते हैं वो रिपेयर के लिए हेल्पफुल होते हैं। कोई बता सकता है किसमें लिपिड का फॉर्म होता है तो वो रिपेयर के लिए यूजफुल होता है? हमने कल की क्लास में एक बार रिकॉल किया था ये चीज। मैम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है? तो आप लोग को बस ना इतना ही याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड सिंथेसिस करता है और वो रिपेयर के लिए यूजफुल होता है। रिप्रोडक्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ा सेल का रिप्रोडक्शन, जो सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, माइटोसिस मियोसिस वही है। उत्तेजना, इरिटेबिलिटी और मूवमेंट, ये सभी चीजें जो है सेल के कैरेक्टरिस्टिक है।
और एक टर्म आता है बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। Exists between interior and exterior of all cell membrane in living body, ठीक है। बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर सेल मेम्ब्रेन के सभी में प्रेजेंट होता है। बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर आयोनिक वोल्टेज प्रोड्यूस एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी एज ए सर्टेन सेल टाइप, और फिर थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसक्लूडर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग आयोनिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि देखिए, अभी तो जिन लोगों ने पहले एनाटॉमी पढ़ी होगी उन लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कैसे नर्व्स कंडक्ट होते हैं, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन बढ़ा होगा, हार्ट बीट जो है, ये सब जो है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निर्माण करते हैं। मतलब हमारे शारीरिक जो है हमारी शरीर से जो आयोनिक एनर्जी है उसको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज करते हैं और फिर ये काम होता है। ये किसी ने पढ़ा है पहले तो वो बता सकते हैं कुछ इसके बारे में, या फिर ये बात पूरी सर के ऊपर से जा रही है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपसे, हाँ बोलिए मैम। ये इसमें सोडियम पोटेशियम चैन के थ्रू एक्सचेंज होता है मैम। यस, ये चीजें हम लोगों ने ये पढ़ा। ये हमारा सेल है, तो ये सेल के बाइलिपिड लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड, ये डायग्राम बहुत बुरा बन रहा है। बाइलिपिड लेयर होती है, इन सब के बीच में सोडियम पोटेशियम का गेट होता है। तो जब ये सेल के अंदर के कुछ पदार्थ इधर से बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो वो जो है एनर्जी होती है वो आयोनिक एनर्जी होती है, और ये क्या करती है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस है, जैसे नर्व कंडक्शन हो गया, हार्ट बीट हो गई, हमारी जो हृदय की धड़कन है, और मसल्स की एक्टिविटी, ये सब जो है ये बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू होता है। ये एक बेसिक टर्म है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बस आप लोग ये टर्म थोड़ा सा याद कर लीजिए। जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही है, मैं आप लोग को एक बुक के पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, आप लोग को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मैम, जैसे क्लास हाँ मैम, कंप्लीट कर करिए, लीजिए। मैं पीडीएफ आप लोग को जी दूंगी, मैम। तो आप लोग उस टर्म को फिर से उस बुक में पढ़ें और अपने हिसाब से अपने लिए नोट्स बना लें, ठीक है। इतना तो आप लोग कर जी सकते हैं, जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जरूर मैम। ठीक है। तो आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, टिश्यू, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है। कोई मुझे बता सकता है टिश्यू किसे बोलते हैं? मैम, जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं और इनका हिंदी में कार्य होता है। ठीक है, आप लोग जब बोलते हैं ना तो एक बार अपना नाम भी साथ में बोल दीजिए। थोड़े दिन तक मुझे एक बार आवाज याद हो जाए ना तो मैं फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि कौन क्लास में अटेंटिव है, क्योंकि ये एक बार प्रेजेंट हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक, तो टिश्यूज पढ़ रहे हैं हम। टिश्यू जो है, जैसा आप लोगों ने कहा था कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। टिश्यूज कंसिस्ट large number of same type of cell and are classified according to shape, size and function of their constituent cell, ठीक है। टिश्यूज जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, और उन 4 प्रकार के भी अपने सब टाइप होते हैं। कौन कौन से टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आज हम 2 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू के बारे में, ठीक है। कल कनेक्टिव और नर्वस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक चीजें अभी एक बार दिखाती हूँ मैं क्या क्या होता है। ये समझ में आया। टिश्यूज, जैसे हम लोगों ने सेल पढ़ा कि सेल जो है बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, तो एक ईंट को हम सेल बोलेंगे, और बहुत सारी ईंट मिलके जब एक दीवार निर्माण करती है तो उसको टिश्यू बोलेंगे। और टिश्यू में भी क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने जिन्होंने घर बनते देखा होगा वो बता सकते हैं कि जब घर बनते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, एक ईंट की दीवार वाली घर बनी है।
हम तो घर मजबूत बनवा रहे हैं, तो दूसरा इंसान बोलेगा कि हमने 2 ईंट की निर्माण वाली दीवार बनवाई है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ईंट की जो डिजाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग भी होता है कि ईंट को ऐसे मतलब पहले सब ईंट ऐसे सीधी सीधी रखेंगे, फिर उसके बाद ईंट को ऐसे ऐसे रखेंगे, उसमें भी अलग अलग होता है। तो ये जो है वो तो हो गई दीवार की बात। तो हमारे बॉडी में भी टिश्यू जो है सेल के अलग अलग तरीके से रखने से अलग अलग नाम के होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया जो हिंदी में है और फिर इंग्लिश में। जी मैम, आ गया। ठीक है, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। ठीक है, इनके नाम से ही हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज में एग्जैक्टली क्या होता है, जो हम लोगों ने अभी सेल पढ़े वही सेल की जब इसको एक बार डेफिनेशन से ही देख लेते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कौन सी होती है? दिस टिश्यू टाइप कवर द बॉडी एंड लाइन कैविटी। ठीक है, हमारी बॉडी को कवर करती है। जो कैविटीज होती है, कैविटीज हमने पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? जी मैम। तो ये कैविटीज की भी सरफेस का काम करती है। हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और ट्यूब्स, इन सब में ये फाउंड होती है। कोई बता सकता है कोई हम एक आध हॉलो ऑर्गन का नाम या ट्यूब्स का नाम हमारी बॉडी में? किसी को नहीं याद है? जैसे कि देखिए हमारे बॉडी में कौन कौन से हॉलो ऑर्गन है। आप लंग्स को देख लीजिए, ट्यूब के फॉर्म में देखिए इसोफोगस है, हमारे इंटेस्टाइन है। ये सब क्या ये खोखले ऑर्गन है? इनके बीच में छेद है या फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है? ये जितने भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं ना, वहां पे ये टिश्यू कवर करती है। ठीक है, समझ में मैम आया? लाइन कैविटी का कोई एग्जांपल बताना, लाइन कैविटी। ठीक है, एक मिनट ना, मुझे खुद को देखना पड़ेगा लाइन कैविटी का में क्या एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइंस कैविटी का मतलब ये है कि ये जो कैविटीज है उसकी एक लेयर बनती है, लाइंस कैविटी। लाइन कैविटी का मतलब ये होगा कि बॉडी मेम्ब्रेन आर द थीन शीट ऑफ टिश्यू कवर। मैं जो बोल रही थी ना, एक थीन बॉडी कैविटीज जो होती है हमारे बॉडी में, हॉलो ऑर्गन में लगी होती है, वही लाइन कैविटी है। ठीक है, 3 लाइन कैविटी, जैसे थोरेसिक कैविटी हो गई और फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, इन सब जगह पे ये टिश्यू होती है। ठीक है, the structure of epithelium is closely related to its function which include the protection। ये जो एपिथेलियल के स्ट्रक्चर है ना, वही उसके फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन एंड केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक, इसके ये फंक्शन है कि प्रोटेक्शन करना, सिक्रेट करना और एब्जॉर्ब करना। ठीक, तो ऐसे जहां जहां पे ऐसे ऑर्गन होंगे वहां वहां पे एपिथेलियल टिश्यू होंगे। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, सभी अटेंटिव रहेंगे, क्योंकि जब बाद में सब चीज सब पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 2 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कंसिस्ट करता है 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, इसमें पहली बात तो सिंगल लेयर होती है, दूसरी बात ये होती है कि ये जो है आइडेंटिकल सेल से निर्माण करता है। मतलब एक तरह अगर चपटे हुए, मतलब या तो हम एक ईंट को ऐसे ही लगाएं या फिर ईंट को खड़ी करके लगा रहे हैं या फिर बड़ी बड़ी वाली ईंट पत्थरे लगा रहे हैं, उससे दीवार का निर्माण कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो स्क्वैमस में क्या होता है, मतलब एक बार मैं शायद मैंने डायग्राम लगाया होगा, हाँ देखिए, ये फर्स्ट सिंपल स्क्वैमस, इसमें चपटी चपटी सेल है। सिंपल क्यूबाइडल में क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और सिंपल कॉलमनर में क्या है, कॉलम टाइप बड़े बड़े से एपिथेलियम, मतलब कॉलम वाले सेल हैं और ये मिलकर एक सेल टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इट इज यूजुअली फाउंड ऑन
ऑब्जर्वेटिव और सिक्रेटरी सरफेस। इसमें ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे जगह में लगे होते हैं जहाँ पे ये अब्जॉर्ब कर सके या फिर सिक्रेट कर सके, वेयर द सिंगल लेयर एनहेंसेस द प्रोसेस एंड सेल्डम ऑन द सरफेस ऑफ सब्जेक्ट टू स्ट्रेस। ये ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई चीज अब्जॉर्ब हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग पनीर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या आप लोगों ने ये देखा है कि जब पनीर बनाते हैं दूध फटता है और हम जो कपड़ा यूज करते हैं जिससे हम उसको निचोड़ सकें, तो हम कैसे कपड़ा यूज करते हैं? स्पेशली वो लोग बताएं जो जिन्होंने ये काम किया है। कभी बनाया किसी ने पनीर? हाँ मैम, मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा यूज पतला सा करते हैं, कपड़ा। पतला सा कपड़ा यूज करते हैं। आप लोग खुद ही बता रहे हैं ना, जी पतला सा मैम। कपड़ा यूज करते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें छेद हो। तो सिंपल एपिथेलियल का काम क्या हुआ? ये चीजें आपको यहीं पे याद हो जानी चाहिए। अब्जॉर्ब करना, सिक्रेट करना, ठीक है। अब्जॉर्ब करना मतलब अवशोषण करना, सिक्रेट करना मतलब, सिगरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे सिगरेट मतलब रिलीज करना, ठीक है। तो छोड़ना। हाँ, छोड़ना, ठीक है। तो ऐसे जगह पे ये लगे होते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ द नेम अकॉर्डिंग टू द शेप। इसके जो नाम होते हैं वो उसके शेप के अकॉर्डिंग होते हैं और उसके फंक्शन भी उसी हिसाब से होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड पढ़ने से पहले ही हम सिंपल को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में है जो ये बात मैंने कही? जी मैम। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और एक है ये ना दोनों को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बाद में पढ़ेंगे। ये स्ट्रेटिफाइड और सिंपल दोनों को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो कहाँ गया वो? हाँ, तो सिंपल कहाँ पे लगा रहता है? एयर सैक ऑफ लंग, द लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। हमारे जो लंग के एयर वेसल, एयर सैक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कोई किसी को लंग का डायग्राम अभी याद आ रहा है, एक बार मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे लंग्स होते हैं, इसके अंदर हमारे ब्रोंकाई होते हैं, और फिर ये अंगूर नुमा जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे एयर सैक, ये जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं, ठीक है। हमारी जो हृदय है उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो सरफेस है वो भी इससे बनी होती है। अब कोई ये मत बोल देना कि क्या बोलते हैं मैम वो तो कार्डियक मसल होती है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया मैं वही बता रही हूँ। ब्लड वेसल्स भी इससे बनी होती है और लिम्फेटिक वेसल भी इससे बनी होती है। ये इसकी लोकेशन है। अब इसका फंक्शन देखेंगे क्या क्या फंक्शन है। अलाउज द मटेरियल टू पास एंड डिफ्यूज एंड फिल्ट्रेट एंड सिक्रेट लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या है? डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का काम करती है और सिक्रेट करती है लिबरेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सिंपल जहां जहां पे ये लगी हुई है। देखिए, ब्लड वेसल में क्या काम होता है? डिफ्यूजन का काम होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है ना। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले भी। किसी को कुछ भी याद हो तो थोड़ा बहुत रिलेट करके एग्जांपल्स दे सकते हैं। शायद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैम, रेड ब्लड मसल्स और वाइट ब्लड मसल्स वाला बोल रहे हो आप? जो अच्छा ब्लड लेके जाती है और खराब ब्लड, हाँ, वो मतलब वाला बोल रहे हो? वो एग्जैक्टली वो नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं, बस इतना बताना चाह रही हूँ कि वो जो प्रोसेस जहाँ पे होता है वहां पे ये हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लगी होती है। जो हमारी ब्लड वेसल है वहां पे ये लगी होती है। तो उसका ये फंक्शन है, ठीक है, कि ये मटेरियल को अलाउ करती है कि ये डिफ्यूज कर सके और फिल्ट्रेट कर सके, ठीक है। ये मतलब जो वाइट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वाला आपने जो बोला ना, वो जहाँ पे होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स में होता है। ये हमारे वो सब चीज जो अलाउ करती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंपल जी मैम। क्यूबाइडियल एपिथेलियम। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है।
ये कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। इन दिस डक्ट एंड सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड एंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये स्मॉल ग्लैंड्स में जहाँ पे सिक्रेशन का काम होता है, कहाँ कहाँ पे सिक्रेशन का काम होता है, कोई मुझे बता सकता है। बाइल जूस निकलता है, और क्या क्या है, और लीवर में, हाँ लीवर में। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलना चाह रही कि ये लीवर में ही लगा होता है, बस ये सिक्रेटरी बोला तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये हमारे स्मॉल ग्लैंड्स जो होते हैं। और क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, और क्या क्या होता है बताइए। पैनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होते हैं। मैम इंसुलिन भी पेनक्रियाज में। ठीक है। तो ऐसी जगहों पे ये होना चाहिए। तो इन डक्ट एंड सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड, जो स्मॉल ग्लैंड है, और इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वहां पे ये होता है। सिक्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन इसका फंक्शन है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये जो होते हैं सीलिएटेड होते हैं। सीलिएटेड का मतलब है, इसमें जो है सीलिया मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर के ऊपर छोटे 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 रेसे नुमा मतलब बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये इसके लोकेशन कहाँ कहाँ पे, ब्रोंकाई, ये जो मैं बता रही थी ये ब्रोंकाई में है, यूट्रिन ट्यूब्स में है, यूट्रस में है। स्मूथ नॉन सीलिएटेड टिश्यू आर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लैडर, ठीक है। यहाँ तक तो थे सीलिएटेड, हमारे यूट्रस में, यूट्रिन ट्यूब्स में, ब्रोंकाइज में, इन सब में ये सीलिएटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। और नॉन सीलिएटेड मतलब यहाँ पे कोई सीलिया मतलब कोई रेशेनुमा स्ट्रक्चर नहीं होता। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और ब्लैडर में, ठीक है। फंक्शंस, इट ऑल्सो सेक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हमें सर्दी हो जाती है, सर्दी तो बहुत अजीब सा एग्जाम्पल होगा, जैसे किसी को अस्थमा रहता है, उनके इसमें क्या होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके ब्रोंकाई में एकदम जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना योग थेरेपी, तब देखेंगे कि ब्रोंकायल अस्थमा होता है। और कोई अस्थमा के टाइप्स बता सकता है, आदिति? किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अस्थमा जो होता है, एम्फाइजीमा ये सब बोलते हैं, उसमें क्या होता है, म्यूकस बहुत ज्यादा एक्सेसिव निर्माण होता है, और उसके वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सब भी जो है, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर ही होता है, ठीक है। वो मैंने आपको उसका डिसऑर्डर बताया, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो म्यूकस और एंजाइम सीक्रेट करने का काम जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम करता है। अब इस स्लाइड को मैं चेंज करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सब आपके सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। आदित्य लेफ्ट कर चुकी है शायद। हाँ, अभी किया मैम हमने। ठीक है, ओके। ठीक। सिंपल के बारे में बताइए। सिंपल स्क्वैमस जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसका क्या काम था और वो कहाँ पे रहती है? वो डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और पास करते हैं लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को, और वो जनरली वो एयर सैक्स में प्रेजेंट होती है, लंग्स में। ठीक है। और और हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में रहती हैं। किसमें लास्ट अपने टर्म? लिम्फेटिक अच्छा, लिम्फेटिक वेसल, वेसल्स और ब्लड ब्लड वेसल्स में वेसल्स। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड हमने क्या टर्म पढ़ा था, काजल बताओ, सेकंड टर्म क्या था? इस स्क्वायर क्या पढ़ा था? स्क्वायर सेल का मतलब एपिथेलियम टिश्यू का पढ़े थे। स्क्वायर पढ़ा था कि क्यूब पढ़ा था? क्यूब, ठीक है। तो बताइए क्यूब, जो एक बार मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ, ताकि आप लोग को इतना तो पता रहे कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। सॉरी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा था, ठीक है। अब बताइए कि इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ पे रहता है?
रिया तुम ही बोल दो, लता, किरण जी। मैम ये ये जूस रिलीज लंग्स। करता है पाचन तंत्र में, इंसुलिन पैनक्रियाज में और सब जगह, ये हम्म ऐसा जूस रिलीज करते हैं। हम्म ठीक है। एक चीज याद रखेंगे कि इसमें जो स्पेसिफिकली जो एक टर्म मेंशन है वो है किडनी। फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल डक्ट, स्मॉल ग्लैंड बताया गया है, ठीक है। तो पेनक्रियाज ये सब उसका मेन एग्जांपल नहीं है, बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि सिक्रेशरी जो स्मॉल किडनी, ग्लैंड है वहां पे होता है, ठीक है। किडनी याद रखेंगे। किडनी याद रखना है। फिर ठीक। थर्ड क्या है बताइए? कॉलमनर। कहाँ पे रहते हैं? मैम ये ब्रोंकाइल्स यूट्रस वगैरह में। हम्म ये कितने प्रकार के होते हैं? यूट्रस वगैरह में। ये दो प्रकार के होते हैं ना, सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। सीलिया मतलब क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और फिर ये दो प्रकार के होंगे, तो जो यूट्रस है ये सब में तो ये सीलिएटेड फॉर्म में रहेगा, पर जहाँ पे डाइजेस्टिव है ग्लैंड्स वहां पे ये नॉन सीलिएटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो इतना मेरे को लगता है अब आप लोग को समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ अब। पेसिडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम एपिथेलियम, ठीक है। तो ये पेसिडो फॉर्म में है। पेसिडो का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मैम फॉल्स जो होता है। हाँ, जो फॉल्स होता है, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड जो है वो इसका मतलब है सर्वल लेयर या फिर वेरियस शेप, ठीक है। तो इसके नाम से ही इसका फंक्शन हमें पता चल जाएगा। पेसिडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, मतलब ये कॉलमनर तो है पर फॉल स्ट्रक्चर में। आप देखिए देखिए, ये वाला तो सीधा सीधा है, पर ये कैसे आठ आठ टीड़े ऐसे है ना, तो ये सब है, ठीक है। और ये सीलिएटेड होता है, और ये कहाँ पे होता है? सीलिएटेड टिश्यू लाइंस द ट्रैकिया एंड द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। जो हमारी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब नोज से लेकर यहाँ तक, मतलब जहां तक हमारे लंग्स है वहां पे ये पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? सिक्रेटेड म्यूकस, सीलिएटेड टिश्यू, म्यूकस, ठीक है। तो ये जो है म्यूकस का निर्माण करता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब हमें सर्दी होती है तो जो म्यूकस निकलता है, या फिर हमारे नोज से नॉर्मली म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, वो सब जो है वहां पे नोज में जो लाइनिंग है वो पेसिडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की होती है। या फिर स्पेसिफिकली नोज ना बोल के ट्रैकिया और फिर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है? ट्रैकिया और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। ये जो है, आप जब नोट्स बनाएंगे, अगर आप लोग बना रहे हैं तो ये ऐसे आप लोग लिखेंगे, और फिर ये जो स्पेसिफिक टर्म्स है ना इसको लिख के इसके फंक्शंस लिख लेंगे, तो आप लोग को ये अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। इसमें ना एक और डायग्राम है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर दूसरे में पढ़ा था सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एक्चुअली ये पहले पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, फिर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो कैसे देखा था। फर्स्ट जो है ये कहाँ पे होती है? हमारे ब्लड वेसल्स में होती है, लिम्फेटिक वेसल में होती है। ये क्या करती है? डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो देखिए इसमें इन लोगों ने डायग्राम में बता दिया कि ये हमारे ब्लड वेसल्स में है, ये हमारे एयर सैक में है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सेकेंड में क्या पढ़ा था? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसमें क्या देखा था कि ये हमारे किडनी में होती है, स्मॉल ग्लैंड्स में होती है, और क्या करती है? सिक्रेटरी पोर्शन में होती है। सीक्रेट और एब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो देखिए इसके डायग्राम में कैसे इन्होंने किडनी का निर्माण कर दिया कि ये किडनी के पास होती है, ठीक है। थर्ड जो है सिंपल कॉलमनर, इसमें भी दो प्रकार पड़े थे, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। देखिए नॉन सिलिएटेड है तो ये हमारे ये इसमें क्या था? डाइजेस्टिव ट्रैक में होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा गया सीलिएटेड वाला जो है वो हमारे यूट्रस में होता है, और फिर क्या वो लंग्स में भी होता है? ऐसा हमने पढ़ा था।
ब्रोंकाई, हाँ, तो वो हमारे ब्रोंकाई में भी होता है, इसलिए ये ऐसा डायग्राम है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे तो आप लोग को चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएंगी। कितना समझ में आया अभी तक? मुझे कोई बता सकता है कि ये चीजें समझ में आ रही है, याद हो रही है कि नहीं? मैम जो आपने सिंपल वाला बताया उसमें सीलिएटेड लिखा हुआ है, बट वहाँ पे तो नॉन सीलिएटेड है वैसे। कौन सा, इस पेज में या फिर इस पेज में? इसमें आपने सिंपल कहा ना, तो इसमें सीलिएटेड भी तो लिखा है उसमें जो थ्योरी है ये वाले सिंपल वाले में। कहाँ पे लिखा हुआ है? मतलब वो लोकेशन में सीलिएटेड टिश्यूज आर इन ब्रोंकाई लिखा हुआ है ना यहाँ। क्रिएटेड टिश्यूज आर इन ब्रोंकाई, ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। देखिए, तो इसी में ही ना इन लोगों ने दो प्रकार से लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। सिलिएटेड टिश्यूज आर इन ब्रोंकाई, यूट्राइन्स एंड यूट्रस, और नॉन सिलिएटेड आर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लैडर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इन लोगों ने बोल दी, पर ये वाला जो है ये कहीं और से। तो इन लोगों ने क्या किया, सिंपल स्मूथ कॉलमनर, इसको भी अलग से डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग अच्छे समझ पाए, और फिर इसको बता दिया सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। ये भी सिंपल वाला ही है जो हम लोग सिंपल एपिथीलियम पढ़ रहे हैं, पर इसको ही इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये कॉलमनर ही है, बस इसमें नॉन सिलिएटेड है, ये सिलिएटेड है। ठीक है, यस मैम, अब क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट में क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या ये क्लास सिर्फ प्रिया जी या मनीषा जी को ही समझ में आ रही है कि बाकी लोग को भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? लता जी, किरण जी, काजल जी, जो आज टिश्यू पढ़ाया वो माइटोसिस मियोसिस को तो छोड़ दो। लता जी, किरण जी, मैम काजल जी। आ रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा समझ। मैम आ रहा है थोड़ा सा, हम खुद भी स्टडी करेंगे, आप हिंदी पीडीएफ भी भेज देना। हाँ, तो शायद और अच्छे से आएगा। काजल जी को तो कुछ बोल ही नहीं रही है। काजल जी कुछ समझ में आ रहा है कि क्लास चालू करके चले गए कहीं? आ रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली क्या एनाटॉमी में ना थोड़ा दिमाग घूम जाता है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को ठीक करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही घूम जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैं जो फेस कर रही थी वो बाकी लोग ना फेस करें, तो चलते हैं। क्या नए नए शब्द है ना, तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नए नए शब्द है तो लगता है समझने में टाइम लगता है, पर अगर हम इसमें मेहनत करें तो हम इसमें बहुत हाँ। अच्छा कर सकते हैं। क्यों पता है? कि एनाटॉमी जो है योगा का बेस है। अगर आप एनाटॉमी में कमजोर हैं तो आप एक अच्छे थेरेपिस्ट भी अगर आप बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपनी एनाटॉमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम जब एनाटॉमी, डाइट, साइकोलॉजी, योग थेरेपी पढ़ेंगे ना, तो योग थेरेपी में आपको यही सारी चीजें फिर से आएंगी, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये जो पढ़ा था। तो इसलिए ये हमारा बेस का निर्माण है। ठीक है, तो बेस को अच्छे से जी बनाएंगे। मैम। ठीक, तो इसको मैम थोड़े वो अच्छे सब भी से। आप ही पढ़ाओगे, डाइट और वो हाँ, थेरेपी? वो सब भी मैं पढ़ाऊंगी। अब देखते हैं आप लोग के फीडबैक के अकॉर्डिंग कि मैम ने अच्छा पढ़ाया कि नहीं, फिर देखते हैं कि पढ़ाना है कि नहीं। ठीक है, नहीं मैम, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। नो मैम, हमें समझ तो आ रही है आपकी सारी। अब देखिए कहाँ गया ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कंसिस्ट सर्वल लेयर ऑफ सेल एंड वेरियस सेल। ठीक है, यहाँ पे इसको कंपैरिजन फॉर्म में रखा है ताकि आप लोग यहीं पे कंपेयर कर सके कि सिंपल वाले में सिंगल लेयर थी, एक ईंट की दीवार बनाई है हमने, पर स्ट्रेटिफाइड में क्या है, हम लोगों ने बहुत सारी ईंटों की दीवार बनाई है। वो भी ऐसे नहीं, हम लोगों ने क्या किया, ऐसी दीवार बनाई है जिसमें अलग अलग शेप के चीजें हो। ठीक है, तो इसी को स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, मैम ये कंटिन्यूअस। सेकंड है इसका, टिश्यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट सिंगल लेयर वाला, सिंगल सिंपल एपिथेलियल था, और सेकंड ये जो अभी आप पढ़ा रहे। हाँ, देखिए, ये जो टिश्यू के 4 प्रकार है ना एपिथेलियल, आज हम इसी को पढ़ रहे हैं, और इसी के ये 2 प्रकार है। एपिथेलियल का 2 प्रकार है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब हमने सिंपल के 3 प्रकार पढ़ लिए, अब स्ट्रेटिफाइड के 2 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, जी मैम। इसका ना एक चार्ट मैं आप लोगों को कल, मतलब आज स्लाइड देने से पहले डाल दूंगी यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसके इतने सब डिवीजन के सब डिवीजन है। ठीक है, अभी तक मुझे एग्जैक्टली वो मिला नहीं है, पर अगर ऐसा कोई चार्ट मिलता है या फिर मैं खुद से बना के यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि ये सब डिवीजन के सब डिवीजन है, मतलब प्रकार के प्रकार है। ठीक, तो कंटिन्यूअल सेल डिवीजन मतलब देखिए, पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये सर्वल लेयर है, मतलब बहुत सारी ईंटों की दीवार है।
ठीक है। दूसरी बात क्या पढ़ रहे, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन इन द लोअर बेसल लेयर पुशेस द सेल अबाउट नियर एंड टू नियर द सरफेस व्हेन दे शेड। देखिए इसमें क्या बताना चाह रहा है, बहुत सारी ईंट की दीवार बन गई, ठीक है, बहुत सारी ईंट की सेल की लेयर बन गई, तो जो नीचे वाली लेयर है उसमें हमेशा कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होते रहता है, ठीक है। अब नीचे वाली सेल डिवाइड हो गई तो फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर टूट गई तो सेकंड लेयर फर्स्ट बन गई, फिर सेकंड लेयर टूट गई थर्ड लेयर फर्स्ट बन गई। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसके अंदर चलते रहता है, ठीक है। जब भी ये शेड होती है, फर्स्ट लेयर शेड हुई तो फिर दूसरी लेयर आ गई। जैसे नेल्स का देख लीजिए, ठीक है, इसमें नेल्स आते हैं, तो ये नेल्स हैं, ठीक है। अब ये नेल्स का सरफेस है, बढ़ा, हम लोगों ने कट कर दिया, फिर से ये जो कट किया ये वाली लेयर फर्स्ट हो गई, फिर बढ़ेगा, फिर कट करेंगे, फिर ये वाली लेयर फर्स्ट हो गई। वैसे ही इसके अंदर होता है, पर वो तो सेल डिवीजन का बात है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कट करने की बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। इसमें जो है Yes, ma'am. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है यूजुअली एब्सेंट होती है, क्योंकि वो हमेशा सेल डिवीजन से टूटती जाती है। मतलब जो ईंटों की दीवार है उसकी जो नीचे वाली लेयर है हमेशा गायब रहेगी, क्योंकि वो हमेशा सेल डिवाइड की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से टूट जाती है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड epithelium is to protect underlying structure from mechanical wear and tear। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो मेन, जैसे कोई ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है मैकेनिकल वेयर एंड टीयर से, ठीक है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और ट्रांजिशनल, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन क्या है, एक बार इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को ये अच्छे से पता रहे। इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टीयर, और इस वाले का फंक्शन क्या था, ऑब्जॉर्व करना और सीक्रेट करना, ठीक है। मैम एक बार और बता दीजिए। देखिए स्ट्रेटिफाइड का फंक्शन क्या होता है कि वो जिस ऑर्गन की दीवार बनी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जो ये हमारी नेल्स है ना, वो भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो नेल्स क्यों लगी हुई है आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो एंडिंग है वहां पे नर्व्स एंडिंग है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है हमारी नेल्स, ठीक है। तो नेल्स का क्या फंक्शन हुआ कि ये जो इसके अंदर में जो नर्व एंडिंग है उसको डैमेज मत हो, तो ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हमारे यहाँ वाले जो इसके अंदर में जो चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिकल वेयर एंड टीयर से। आप सोचिए कि अगर हमारी नेल्स नहीं होती और हम ऐसे चाकू से काट रहे हैं, तो हम जब कभी कभी कट करते हैं ना तो हमारी नेल्स पे कट आ जाता है, ठीक है, तो कुछ नहीं होता। पर अगर इस साइड वाले में कट होता है तो कैसे हम ब्लीडिंग वगैरह सब शुरू हो जाता है। तो वो जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का फंक्शन है, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस भी जो है ये दो प्रकार की होती है। पहला है, पहले इसको पढ़ते हैं कि क्या होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। This is composed of several layers of cell. In the deepest layer of the cell, they are mainly columnar, and as they grow towards the surface, they become flattened and they shed. ठीक है, ये बहुत सारे लेयरों से मिलके बनी होती है। इसके जो सबसे डीपेस्ट लेयर, मतलब जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है वो कॉलमनर होती है। कॉलमनर किसको बोलते हैं, ये वाली कॉलम वाली होती है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर वाली लेयर फ्लैट होती है, ठीक है। एंड दे शेड, मतलब ऊपर वाली लेयर हमेशा शेड हो जाती है, मतलब गिर जाती है, ठीक है, खराब होके निकल जाती है। इट हैज टू टाइप, केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। दिस इज फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, ये ड्राई सरफेस में फाउंड होती है ताकि वो वेयर एंड टीयर, मतलब जो खराब होने से बचा सके, ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, हमारे हेयर्स हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ये सब जो है ये केराटिनाइड की लेयर होती है, ठीक है। The surface layer consists of that epithelial cell that has lost the nuclei and contain a protein keratinide। ये जो हमारी नेल्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हैं,
ये जो डेड एपिथेलियल लेयर की सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियाई खत्म हो चुका है क्योंकि वो डेड है, ठीक। एंड ये क्या कंटेंट करता है, प्रोटीन कैरेटीन कंटेंट करता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब शैम्पू के कुछ ऐड आते हैं ना, तो हमारे शैम्पू में कैरेटीन है बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो हाँ मैम, पार्लर वाले भी बोलते हैं कि केराटिन थेरेपी कैरेटीन मतलब ट्रीटमेंट बालों के लिए करवाना है क्या, देना है। ऐसा ऐसा बोलते हैं कैरेटीन हाँ ट्रीटमेंट, हाँ ठीक है। तो हाँ, ये अब सुना आपको सुना समझ में लगा। आया कि क्यों होता है ये केराटिन ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ड्राई सरफेस में होता है। अगर हमारे हेयर से केराटिन मतलब अब हम बार बार अब गर्मी आ गई, ठीक है, तेल वेल कुछ लगा नहीं रहे, बार बार बाल धो रहे हैं, बार बार धो रहे हैं, तो वो प्रोटीन कैरेटिन जो है रिमूव हो जाता है। इसलिए पार्लर वाली बोलते हैं कि मैडम कैरेटिन ट्रीटमेंट करवा लीजिए क्योंकि आपके जो हेयर है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक। वो तो आउट ऑफ सिलेबस की बात हो गई। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के दो प्रकार होते हैं। केराटिनाइड होता है जो ड्राई सरफेस में पाया जाता है, स्किन, हेयर और नेल, और दूसरा होता है नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दिस प्रोटेक्ट द मॉइस्ट सरफेस। अब इसमें ही अंदर आ गया, वो ड्राई में था, ये मॉइस्ट सरफेस में है, मतलब गीली जगह पे है, जो वेयर एंड टीयर को बचा सके एंड प्रिवेंट फ्रॉम ड्राई आउट, ठीक है। हमारे ऐसे मॉइस्ट सरफेस में रहती है ताकि वो ड्राइंग आउट से बचा सके, ठीक है। एग्जांपल कंजक्टिविटा ऑफ आई और लाइनिंग ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स एंड इसोफेगस एंड वेजाइना, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारी जो आई होती है उसमें कंजक्टिविटा, इस टर्म को कोई प्रोनाउंस करिए, अब इतने देर से बोल कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, हाँ ठीक है। हमारी आईज की जो लेयर होती है उसमें होती है जिससे आंसू निकलना, ये सब जो होता है ना, उसको हमेशा आईज को मॉइस्ट करके रखती है, ठीक। लाइनिंग ऑफ माउथ हमारे माउथ में होती है जिससे सलाइवा निकलता है, हमारे फेरिंग्स में होता है, हमारे इसोफेगस में होता है, हमारे वेजाइना में होता है, ताकि ये जो है मॉइस्ट कर सके उस सरफेस को, ठीक है। फिर ये हो गया दो प्रकार का, समझ में आ गया। इसको जब आप लोग नोट करेंगे ना तो इसको भी इस टेबल के रूप में बनाएंगे, तो आप लोग को ये चीज समझ में आएगी कि ये सेल होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। इसका डिजाइन तो नहीं बना पाएंगे, लोकेशन और फंक्शन करके बना देंगे ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि अच्छा ये यहाँ यहाँ होता है, ठीक है। इसको देख लेंगे। फिर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दिस इज कंपोज्ड ऑन सर्वल लेयर ऑफ पियर शेप, ठीक है। ये पियर शेप वाले सेल्स जो होते हैं वहां पे होता है। इट लाइन्स सर्वल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब हमारे जो मूत्र नाली जो होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट वहां पे होता है, इंक्लूडिंग ब्लैडर, हमारे ब्लैडर में भी होता है, और अलाउ द फॉर स्ट्रेचिंग एज ब्लैडर फ्री। आपने देखा होगा कि हम जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारा जो ब्लैडर है वो फिल हो चुका होता है, तो वो अलाउ करता है उसको स्ट्रेच करने के लिए। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके जो लेयर है वो वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम की होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको शायद समझ में आ गया होगा। एक आध डायग्राम देखते हैं, डायग्राम है नहीं, एक बार मैं इसको मसल टिश्यू को बताती हूँ, फिर मैं आपको ना एक बुक से डायग्राम बताऊंगी ताकि आप लोग को सब चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। ये यहाँ तक थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए? किरण जी बताएंगी। किरण जी स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे होता है बताइए। मैम इसकी बहुत सारी सेल्स रहती हैं और मेन फंक्शन इसका होता है ऑर्गन प्रोटेक्ट करना, और यह मैकेनिकल वियर एंड टीयर को बचाते हैं। ठीक इसके है ना। अभी मेरा क्वेश्चन सुनिए आप ध्यान से, ठीक है। मैंने पूछा जो स्ट्रेटिफाइड है उसका एक प्रकार है कैरेटीन वाला। कैरेटीन क्या था, उसका प्रकार का नाम कोई बता सकता है? एक सेकंड देखते हैं। केराटिन और नॉन केराटिन। हाँ, कैरेटीन और नॉन कैरेटीन। तो कैरेटीन वाला जो होता है वो टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? हाँ, कहाँ पे पाया ड्राई जाता में, नेल्स में, हेयर्स में। है? जिसने ड्राई पार्लर जगह। को अच्छे से रिलेट कर लिया होगा उसको कैरेटीन कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। जी मैम। ठीक है, मुझे काजल जी बताएंगे कि कैरेटीन और नॉन कैरेटीन दो प्रकार होते हैं, तो ऐसा कौन सा इनमें से है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसके सेल में? डेड एपिथेलियम होता है और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। नॉन केराटिन। अच्छा, नॉन केराटिन। ये है कैरेटीन में, ठीक है।
केरेटिन जो होता है ना उसमें उसकी सेल एपिथेलियल लेयर, अच्छा मेरी वीडियो नहीं दिख रही है तभी मैं इतने देर से ये कर रही हूँ। एपिथेलियल जो लेयर होती है, कहाँ गई वीडियो चालू हुई, हाँ, वो जो है डेड होती है और वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया एक और क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी, नॉन ट्रांजिशनल। केरेटिन, हाँ, नॉन कैरेटिन पढ़ा था। नॉन कैरेटिन कहाँ पे होता है? मॉइस्ट सरफेसेस में, आईज में, माउथ के इसमें, फेरिंक्स में, मतलब इसोफेगस, गीली जगहों पर क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? गीली मॉइस्ट सरफेस में, ठीक है। आप हिंदी में ही Moist, बोलिए, हाँ। मुझे समझ में आ जाएगा, वो आप लोग को समझने के लिए ही है, ठीक है। और फिर लास्ट जी। में है लास्ट में क्या पढ़ा था? ट्रांजिशनल कुछ पढ़ा था ना, पियर शेप जी। सेल होता है जो हमारे ब्लैडर में होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा हुआ कि आज के लिए इतना ही रख के खत्म करें, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग से ऊपर उठने लगेगा, या फिर मसल वाले को कंटिन्यू कर दें, यस मैम बहुत है। ठीक है। सिर्फ ये 3 मसल्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ना ये ऐसा है कि इसमें एक एक टॉपिक को जाते जाएंगे ना ये बहुत एलिब्रेट हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि इसको हम 10 दिन में कंप्लीट कर दें ताकि हम बाकी चीजों को पढ़ सकें, क्योंकि हमारा जून में ही एग्जाम है। बताइए क्या करना है? मैम जून में अभी डेट आई नहीं शायद, और फॉर्म भी नहीं भरा है ना? 13th को हो जाएगा, अगर मतलब स्टार्टिंग में ही हो जाता है ना योगा का। तो देखिए क्या होता है ना, आप नहीं नेट फॉर्म, ये चीजें मैं लास्ट में बोलूंगी, ठीक है। आप रुक जाइए अभी थोड़ा सा, एक बार इसको देख लीजिए फिर उसके बाद खत्म करते हैं। जो हमने प्रकार देखा था ना एपिथेलियल टिश्यू का, उसमें एक मसल टिश्यू का प्रकार होता है, बस उसको थोड़ा सा देखेंगे फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। देखिए 3 प्रकार के मसल टिश्यू होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। क्या मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। जी मैम। ठीक है। स्केलेटल जो होता है वो कहाँ होता है? हमारे स्केलेटल मसल्स में होता है, ठीक है। वो यूजुअली क्या होता है, ये बोन से हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होता है, या फिर हमारे बोन से अटैच होता है, ये समझ लीजिए। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सीरिएटेड होता है, मतलब आप देखिए ये ऐसे करके ना तन सकता है, ठीक है। इसलिए हम अपने मसल से स्ट्रेचिंग कर पाते हैं, हम जो चलते हैं वो सब जो है इसी की वजह से होता है। फाइबर सीरिएटेड होता है और ये ट्यूबुलर होता है, और फिर ये वॉलेंट्री है, मतलब इसको फंक्शन हम खुद से करवा सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होता है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, इसका टाइप ऑफ सेल देख लीजिए, और हिस्टोलॉजी में ऐसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्मूथ मसल, इसमें फाइबर तो होता है पर ये नॉन सीरिएटेड होता है, स्पिंडल शेप होता है, ठीक। और फिर यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब सिंगल न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। देखिए एक ही इसमें डबल मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहा है, और इसमें एक लाइन है तो उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रहेगा। इसमें जो है फंक्शन जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, इसमें आप कोई रोकथाम नहीं कर सकते। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ये 2 टर्म आएंगे। इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री में आप रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे नहीं चलना है तो मैं नहीं चलूंगी, आप मेरे को जोर जबरदस्ती नहीं चलाओगे। पर इनवॉलेंट्री फंक्शन क्या है, दिल की धड़कनें जो है वो चलेंगी ही, आप उसको रोक नहीं सकते। हमारा जो पाचन है वो होने वाला रहेगा, वो होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। और फिर यूजुअली कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन के कवरिंग में होती है। फिर कार्डियक मसल जो है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो ये हमारे हार्ट के इसमें होती है, सिर्फ ये जो हमारी हृदय है उसकी ही कवरिंग वॉल इससे होती है। ये फाइबर्स इसके क्या होते हैं, सीरिएटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस होता है पर ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं, मतलब ये तना के रूप में अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो आज के लिए इस रिकॉर्डिंग को पहले तो